हाय हेलो। मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे और बैठकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको पता है कि किसी भी पढ़ाई करने के लिए कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है और कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश ये रही है कि पॉलिटी और हिस्ट्री जैसे जटिल विषयों में न सिर्फ हम आपको फैक्ट दें बल्कि जो उचित कंसेप्ट है उसको भी प्रोवाइड कराएं। और हम लोग इंडियन पॉलिटी की कड़ी को शुरू किए हैं और इंडियन पॉलिटी में हम लोग अभी संसद को पढ़ रहे हैं। और संसद में जो आज हमने टॉपिक चुना है उसका नाम है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो आप भी हमारे साथ हेडिंग डालेंगे और हेडिंग का नाम होगा संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो हेडिंग डालिएगा, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इस टॉपिक को हमको पढ़ना है, तो आइए पहले इस टॉपिक को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या हमको ज़रूरत है, क्या डिमांड है परीक्षा के अकॉर्डिंग। सबसे पहले संसदीय विशेषाधिकार में इन लोगों ने एक शब्द को प्रयोग कर रखा है जिस शब्द का नाम है विशेषाधिकार। पहले हमको डील करना है विशेषाधिकार को कि वास्तव में प्रिविलेज क्या होती है और क्यों इसको दिया गया है, भारतीय संविधान के किस किस आर्टिकल में इसको दिया गया है, ये जानना होगा। दूसरी आपको समझ बनानी है कि संसदीय विशेषाधिकार या कह सकते हैं कि जो विशेषाधिकार है ये भारतीय संविधान के किन किन आर्टिकल में है और कैसे इसकी तुलना करें, किसको कम है किसको ज़्यादा प्राप्त है, इसकी तुलना कैसे करें। और अंतिम में हमको देखना है कि अगर संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन कर देता है तो उस दशा में हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं। और यदि इन तीन विषयों पर हमने काम कर लिया तो संसदीय विशेषाधिकार हमारा ठीक से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करें हम लोग, चलिए शुरू करिए। देखिए ये है भारत और भारत में हम लोगों ने निर्माण किया था संविधान का। और संविधान ने कुछ लोगों को प्रदान किया है अधिकार, और संविधान में जो भी अधिकार प्रदान किया गया है यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 और ये अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच प्रदान किया गया है। हम समझ बना रहे हैं संसदीय विशेष अधिकार की। मैंने कहा कि भारतीय संविधान में अधिकारों की संकल्पना दी गई है और अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ लिखे गए हैं, तो अधिकार लिखे गए हैं भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच। और इन अधिकारों को एक नाम दिया जाता है और इन्हीं अधिकारों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं अधिकारों को हम कहते हैं मूल अधिकार, एंड दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ये है हमारे पास मूल अधिकार। मूल अधिकारों की अपनी एक विशेषता है और मूल अधिकारों की विशेषता ये है कि मूल अधिकार न सिर्फ भारत के नागरिक को भी दिए गए हैं बल्कि ये मूल अधिकार कुछ विदेशी ऐसे हैं जो देश के मित्र राष्ट्र हैं, उन विदेशी लोगों को भी दिया गया है। हम संसदीय विशेष अधिकार की समझ बना रहे हैं। समझ बनाने के लिए जरूरी है कि इन बातों को आप ठीक से समझें। भारतीय संविधान में संकल्पना दी गई है मूल अधिकारों की, और मूल अधिकार न सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए गए हैं लेकिन ऐसे लोग जो विदेशी हैं उनको भी भारतीय संविधान कुछ सीमाओं तक मूल अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। अगर हम नागरिकों के मूल अधिकारों की बात करें तो नागरिकों के मूल अधिकार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। नो डिस्क्रिमिनेशन। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, सामाजिक दशा कुछ भी हो उसके, हर लोगों को समान स्तर पर दिया गया है अधिकार, कोई भेदभाव नहीं। और उसको क्या दे दिया गया है? अधिकार दिया गया है। आपकी धर्म क्या हो, आपकी मूल वंश क्या हो, आपकी जाति क्या हो, आपके लिंग क्या हो, हम कुछ नहीं समझते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारतीय संविधान में प्राप्त करेंगे मौलिक अधिकार। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय संविधान का भाग 3 भारत के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है मूल अधिकार का, वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय संविधान के भाग 5 और एक पर्टिकुलर आर्टिकल जिसका नाम है आर्टिकल 105 इस पर नजर डालें, और दूसरी तरफ हम भारतीय संविधान के भाग 6 और एक पर्टिकुलर आर्टिकल है आर्टिकल 194 इस पर नजर डालें, तो कुछ और बातें कहते हैं। और बातें क्या कहते हैं? भाग 3 जिसका संबंध आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच है, वह भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है और यह कहता है कि भारत के नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इन आर्टिकलों पर नजर डालें, इन पर नजर डालें, तो यह हमारे सामने एक नया चित्र प्रस्तुत करते हैं और यहां पर एक शब्द लिखा गया है विशेषाधिकार। यहां पर प्रिविलेज की बात की गई है। विशेषाधिकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक शब्द को कहेंगे विशेष और दूसरे शब्द को कहेंगे अधिकार। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है विशेष और दूसरे का नाम है अधिकार। अधिकार तो भारतीय संविधान में भाग 3 में दिया गया है नागरिकों को, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि संविधान निर्माताओं ने हमें जो अधिकार, कुछ ऐसे लोग हैं उनको जो अधिकार प्रोवाइड किया है वह विशेष प्रकार का अधिकार प्रोवाइड किया है। और ये विशेष प्रकार का अधिकार सम्मान देने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा देने के लिए नहीं, बल्कि वह शासन को सुचारू रूप से संचालित कर सके इसलिए दिया गया है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, लेकिन उन्हीं नागरिकों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ विशेष पद पर बैठे हुए हैं और उस विशेष पद पर बैठकर अपने दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन कर सके, उनके दायित्वों में कोई बाधा उत्पन्न न कर दे। इसीलिए हमारा संविधान भारत के अलग अलग अनुच्छेदों में कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो एक जगह अधिकार, एक जगह विशेषाधिकार। फिर समझिएगा, यह है आपके पास अधिकार, और अधिकार किसको मिला है? नागरिकों को। और इन्हीं नागरिकों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ विशेष पदों पर बैठे हैं। यहां पर की पॉइंट क्या है? विशेष पदाधिकारी, स्पेशल ऑफिसर। और विशेष पदाधिकारी क्या कर सके? अपने कार्यों का सुगमता से संचालन कर सके। उनको कार्यों का संचालन कर सके, टू कंडक्ट देयर बिजनेस, वह अपने कार्यों का सुगमता से संचालन कर सके। इसीलिए इन विशेष पदाधिकारियों को क्या प्रदान किया गया है? जो अधिकार भी दिए गए हैं वह कैसे अधिकार है? वह विशेष अधिकार है। और आप जाके हमसे क्यों खंगालेंगे तो यहां से प्रश्न पूछा गया कि विशेषाधिकार किसी को क्यों प्रदान किया जाता है? वह अपने संवैधानिक दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन कर सके, इसीलिए इसको क्या प्रदान करते हैं? विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। अब भारतीय संविधान में वो कौन से अधिकारी हैं जिसको विशेष दायित्व दिया गया है और उस दायित्वों के निर्वहन करने के लिए उनको विशेषाधिकार की आवश्यकता होती है? तो ये है भारत, और भारत में दो वैसे पदाधिकारी हैं। एक का नाम है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका नाम है विधायक। और एक काम करते हैं, इसको हटा के तो डिटेल में कर लेते हैं। भारतीय संविधान में ये जो अधिकार दिया गया है, एक दिया गया है संसद लोग को, जिसको हम कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार।
और एक जो विशेष अधिकार दिया गया है वह दिया गया है विधानसभा को विशेष अधिकार। ये जो संसदीय विशेष अधिकार कहां पर लिया गया है? भाग 5 में। अनुच्छेद क्या है इसका? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 105। पहले तो इसी को बॉक्स में डालकर लिखेंगे। संसदीय विशेष अधिकार के बारे में आपसे पीटी में पूछा हुआ है, इसका संबंध किस आर्टिकल से है? भाग 5 आर्टिकल 105। विधानसभा के विशेष अधिकार का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो ये है भाग 6 और आर्टिकल कौन सा है? 194। इसको भी स्टार लगा लेना है, याद कर लेना है। इसी में से हम पहला देखने वाले हैं, इसका नाम है संसदीय विशेषाधिकार। तो फिर हम परिभाषा पढ़ेंगे उसका और परिभाषा लिखेंगे संसदीय विशेषाधिकार का, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। और इस ग्राफ पर आप पूरा का पूरा काम करेंगे और ग्राफ आपको इस प्रकार दिखाई देगा। संसदीय विशेषाधिकार, और इसी ग्राफ के आधार पर चीजों को आप पढ़ जाइएगा। मैं ग्राफ आपको बनवा रहा हूं। तो संसदीय विशेषाधिकार सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसका अर्थ। तो पहले आप भी हमारे साथ लिखेंगे अर्थ। तो संसदीय विशेषाधिकारों में दो चीजें होती हैं। जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं उसमें आखिर में होता क्या है? तो संसदीय विशेषाधिकार इसमें होता क्या है ये जानना पड़ेगा आपको। ये जो प्रिविलेज है इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। पहला, आपको कुछ विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है जो भारत की सामान्य जनता को नहीं है, और कुछ आपको विशेष प्रकार की छूटें दी जाती है, एग्जेम्पशंस दी जाती है, उन्मुक्तियां दी जाती है जो सामान्यतः भारत की जनता को प्राप्त नहीं है। तो संसदीय विशेषाधिकार अधिकारों और छूटों का एक समुच्चय होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ राइट्स एंड इम्यूनिटीज। ये अधिकारों और छूटों का एक समुच्चय होता है। इसमें दोनों चीजें होती हैं। आपको कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकार भी दिए जाएंगे और जब मौका आएगा तो आपको कुछ छूट दे दी जाएंगी, आपको गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगा। इस प्रकार की चीजें होती है। तो संसदीय विशेषाधिकार अधिकारों और छूटों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, अब इस समुच्चय किसको दिया गया होता है? तो विशेषाधिकार को एंजॉय कौन करता है? तो विशेषाधिकार को एंजॉय करता है कोई व्यक्ति। और व्यक्ति में कौन होता है? तो ये जो व्यक्ति होते हैं जिसको ये दिया जाता है, इंडिविजुअल जिसको ये दिया जाता है, उस इंडिविजुअल में आते हैं हमारे पास सांसद। जो सांसद हैं उनको भी दिया गया है संसदीय विशेषाधिकार। इसके अतिरिक्त सदन में बैठने वाले जो मंत्री हैं उनको भी दिया जाता है संसदीय विशेषाधिकार। इसके अतिरिक्त इस संसद में जो महान्यायवादी बैठते हैं, इन महान्यायवादी को भी दिया जाता है संसदीय विशेषाधिकार। इसके अतिरिक्त सदन की जो समितियां होती हैं, कमिटीज ऑफ हाउस होते हैं, उसके भी जो मेंबर होते हैं उन मेंबर को दिया जाता है संसदीय विशेषाधिकार। कहने का मतलब क्या है? संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है? तो संसदीय विशेषाधिकार कुछ अधिकारों का और कुछ छूटों का एक समुच्चय होता है जो कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्ति विशेष को मिलता है। जैसे संसद में सांसद को मिलता है, जैसे मंत्री को मिलता है, जैसे महान्यायवादी को मिलता है, और जैसे संसद की समितियों को भी मिलता है। और ये संसदीय विशेषाधिकार न सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप को भी मिलता है। यह व्यक्ति को तो मिलता ही मिलता है, यह व्यक्ति के साथ साथ पूरे के पूरे समूह को मिलता है, पूरी की पूरी बॉडी को मिलता है। और समूह में कौन सा हो गया? तो समूह में हो गया संपूर्ण संसद। ये जो एंटायर पार्लियामेंट है, जो संपूर्ण संसद का जो सदन है, उस सदन को भी दिया जाता है संसदीय विशेषाधिकार। अभी हमारी बातें कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमारी बातें समय के साथ कंप्लीट होंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि विषय की समझ बनाना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप प्री के भी प्रश्न और मेंस के भी प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में मैं कह रहा हूं कि संसदीय विशेषाधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सकें। ये संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के तहत दिए जाते हैं। और संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ होता है कि इसमें दो चीजें निहित होती हैं। एक तरफ आपको अधिकार भी मिलेगा, जब जरूरत आएगा
तो दूसरी तरफ आपको कुछ छूटें भी दी जाएंगी। अधिकार और छूट दोनों का समुच्चय है। ये किसको किसको मिलता है, ये बिल्कुल ही याद करना है। और बिल्कुल याद करने का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल ही याद करना है और जाके एमसीक्यू सॉल्व करिए। देखिए यहाँ सबसे पूछे गए हैं ये जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं, तो पहले हमने किसको कहा, जितने भी सांसद होते हैं, ये सांसद चाहे लोकसभा के हों, सांसद चाहे राज्यसभा के हों, सभी इंजॉय करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो एमसीक्यू आता है ए बी सी डी मैच करिए। तो पहले जो भी सांसद होते हैं उनको मिलते हैं, दूसरा मंत्री होता है उनको भी मिलता है, और तीसरा जो अक्सर हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी क्या है, ये कार्यपालिका का मेंबर होता है और जब आवश्यकता होती है तो इसको संसद के सदन में बुलाया जाता है, और जब इसको संसद के सदन में बुलाया जाता है तो फिर इसको कुछ न कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है। और ये प्रश्न बार बार आते हैं और हम क्या करते हैं, महान्यायवादी को ही गलत कर देते हैं। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार मिली हुई होती है। फिर कौन होती है, संसद की समितियां होती हैं, उनको भी विशेषाधिकार दी गई होती है। दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा संसद का जो सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, सदन का मतलब क्या हो गया, ये पूरी की पूरी लोकसभा, ये पूरी की पूरी राज्यसभा, इनको भी हम देते हैं संसदीय विशेषाधिकार। लेकिन ये संसदीय विशेषाधिकार कुछ लोगों को प्राप्त नहीं होता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। और किसको किसको ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो देखिएगा, लोकसभा में और राज्यसभा, ये है हमारे पास संसद। और संसद जब भी बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को शामिल करने के पश्चात बनती है। यानी कि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं संसद के अंग होते हैं, बावजूद उसके राष्ट्रपति को आर्टिकल 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है। और यही आपका प्रश्न है, इसको हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग भी होते हैं, बावजूद उनके उनको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। राष्ट्रपति के लिए एक विशेष प्रकार का पावर दिया गया है, और जो विशेष प्रकार का पावर दिया गया, जो विशेष प्रकार की छूटें दी गई है, वह छूटें हैं आर्टिकल 361 के तहत। ये स्पेशल प्रकार के पावर होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर इंजॉय करते हैं। तो पहले फिर से आप कंसेप्ट बनाएंगे, संसदीय विशेषाधिकार क्या होती है, यह अधिकारों और छूटों का एक समुच्चय होती है। संसदीय विशेषाधिकार किसको दिया गया है, अगर हम संसद लेवल पर बात करें तो सांसद, मंत्री, महान्यायवादी और समितियों को, और न सिर्फ इनको बल्कि संपूर्ण सदन को, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, सबको दिया गया है। राष्ट्रपति जो कि सदन के अनिवार्य मेंबर होते हैं, उनको यह संसदीय विशेषाधिकार नहीं दिया गया होता है। उनको जो अधिकार दिया गया होता है वह आर्टिकल 361 के तहत दिया गया होता है। और ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति का कॉलम होता है, तो हम राष्ट्रपति को तो लगा कर चले आते हैं लेकिन महान्यायवादी को भूल जाते हैं। तो महान्यायवादी को दिया गया है लेकिन राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य क्या होता है, क्यों देते हैं, क्या संसदीय विशेषाधिकार किसी को प्रिविलेज देने के लिए देते हैं, नहीं। संसदीय विशेषाधिकार का मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि आप अपने संवैधानिक कार्यों का सुगमता से निर्वाह कर सकें। तो उद्देश्य होता है संवैधानिक कार्यों के सुगमतापूर्ण निर्वाह हेतु, संवैधानिक कार्यों के सुगमतापूर्ण निर्वाह हेतु, यानी कि कोई भी आपके संवैधानिक कार्यों को छीन न ले, उसमें कोई चोटिल न पहुंचाए, उसको बाधा न पहुंचाए, इसलिए प्रदान किए जाते हैं संसदीय विशेषाधिकार। इतना हो गया, ठीक है। अब इस संसदीय विशेषाधिकार कैसे मिलता है, तो आप देखिएगा, संसदीय विशेषाधिकार में प्राप्ति कैसे मिलेगा, क्या होता है इसमें। तो हमने देखा था कि संसदीय विशेषाधिकार में क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तरफ क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार, एक तरफ कुछ ना कुछ अधिकार होता है, और एक तरफ संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, कुछ ना कुछ छूटें होती हैं, कुछ एग्जम्पशंस होते हैं, कुछ छूट होती है, दो चीजें होती हैं। तो वो अधिकार कौन कौन सा होता है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार,
वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, समझ बनाइएगा तब काम चलेगा आपका। ये है हमारा संविधान, और संविधान में हमको दिया गया एक अधिकार जिसका नाम है वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक एवं अभिव्यक्ति, इंग्लिश में कहते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जो वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है वो दो जगह दिया गया है। एक तरफ आर्टिकल 19 में भी दिया गया है और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में दिया गया है, और दूसरी तरफ यह अधिकार आपको आर्टिकल 105 में भी दिया गया है। तो आपने क्या देखा कि भारतीय संविधान में वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार दो जगहों पर दिया गया है। एक वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है, यह आर्टिकल 19(1) में दिया गया है, 19(1) सब क्लॉज A। और यहां पर बोलने और अभिव्यक्ति करने का जो अधिकार है वह भारत के नागरिक को दिया गया है, और नागरिक को दिया जाने वाला यह अधिकार विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के तहत है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जैसे आप मर्यादाओं को ध्यान में रखकर ही बोल सकते हैं, जैसे आप विदेशी देशों के साथ संबंधों को ध्यान में रखकर ही बोल सकते हैं, जैसे आप सरकार से सीमित मात्रा में ही सूचना ले सकते हैं, सरकार आपको हर सूचना प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज A में। लेकिन यही अधिकार आपको आर्टिकल 105 में भी दिया गया है, और आर्टिकल 105 में दिया गया अधिकार है वह सांसद को दिया गया है, यह मंत्री को दिया गया है, यह महान्यायवादी को दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वह भारत की आम जनता से बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त करते हैं, और भारत की जनता से बहुत ज़्यादा, नागरिक से बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर लिए, तो आपके प्राप्त करने वाले अधिकारों को क्या कहेंगे? हम विशेषाधिकार कहेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A, और दूसरी तरफ आर्टिकल 105 में भी लिखा गया है, जहां पर यह अधिकार भारत के केवल नागरिकों को दिया गया, और नागरिकों को दिया जाने वाले अधिकार प्रतिबंधों के साथ दिया गया, रिस्ट्रिक्शन के साथ दिया गया है। वहीं पर यह सांसदों को, मंत्रियों को, महान्यायवादी को दिया जाने वाला अधिकार, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक सांसद अगर सरकार की आलोचना करता है तो आलोचना कर सकता है, सदन के अंदर उसको पूर्णतः आलोचना करने का अधिकार है। वह सरकार से किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन की मांग कर सकता है, और सरकार उसको किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन देगी, और बिना इन्फॉर्मेशन के बात तो अपने कहेगा नहीं, तो इन्फॉर्मेशन देने का भी उसको अधिकार मिल जाता है। तो एक तो हमने क्या देखा कि संसदीय विशेषाधिकार मतलब क्या होता है? अधिकार होता है, और पहला अधिकार हमने क्या दे दिया सांसदों को? वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, जो बिना प्रतिबंधों के साथ, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। फिर कुछ छूटें भी होती है जो आम जनता को नहीं मिलती है। तो इसमें देखेंगे कुछ छूट, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, और कुछ छूट क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको देखिएगा। कुछ जो छूटें हैं आपको इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे पहली जो छूट होती है वो होती है गिरफ्तारी से। गिरफ्तारी से इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपने किसी प्रकार का सिविलियन क्राइम किया है, क्राइम दो प्रकार की होती है, क्रिमिनल क्राइम एंड सिविलियन क्राइम, फौजदारी मुकदमा और दीवानी मुकदमा। और यदि किसी सांसद ने किसी प्रकार का दीवानी अपराध किया है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, शादी के फ्रॉडगिरी कर दिया, तो दीवानी क्राइम में उसको जब सत्र चल रहा होता है, मान लीजिए कि सत्र चल रहा है और संसद का कोई सत्र चल रहा है, और संसद की सत्र चलने के दौरान उसके 40 दिन पहले भी और सत्र के 40 दिन पश्चात भी दीवानी मामलों में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और प्रश्न भी है कि किस मामलों में सांसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ दीवानी मामलों में। अगर इसने क्राइम कर रखा है तो क्राइम करने के लिए, अगर उसने कोई इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चलाना है
तो क्रिमिनल केस चलाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी पूर्व अनुमति, और ये जो पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी वह पूर्व अनुमति पीठासीन अधिकारियों की लेनी पड़ेगी, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को लेनी पड़ेगी और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को लेनी पड़ेगी। तो पहला क्या है, आपको वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। छूट क्या मिली हुई है कि अगर सांसद ने, अगर मंत्री ने, अगर महान्यायवादी ने किसी प्रकार का क्राइम किया, और क्राइम का नेचर कैसा है, दीवानी प्रकार का, प्रॉपर्टी प्रकार का क्राइम है इनका, तो इनको मिल जाएगा छूट। और छूट कितना मिलेगा, गिरफ्तारी से, और कितना, 40 दिन पहले भी, 40 दिन बाद भी, और कब से काउंट किया जाएगा, सत्र से। लेकिन अगर इन लोगों ने किसी प्रकार का क्रिमिनल केस चला रहे हैं, इन्होंने कोई क्राइम कर रखा है, तो क्राइम करने के दौरान इनको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। बस ये होगा कि जो पीठासीन अधिकारी होगा उनसे अनुमति लेकर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये आम जनता को नहीं मिलता है, ये किसको मिलता है, सिर्फ सांसद को, सिर्फ मंत्री को, सिर्फ महान्यायवादी को और पूरे के पूरे सदन को। इनको दिया गया एक और छूट है, उस छूट का नाम है साक्षी होने का अधिकार, साक्षी न होने का अधिकार। इसका मतलब क्या हो गया, अगर संसद का सत्र चल रहा है, सेशन संसद का चल रहा है, तो संसद के सत्र चलने के प्रक्रिया में अगर इनको कोर्ट को बुलाना होगा, अगर कोर्ट इनको एविडेंस के रूप में बुलाना चाहती है, तो कोर्ट इनको एविडेंस के रूप में बुलाएगी नहीं। कोर्ट इनका कोई रिकॉर्ड करना चाहती है, तो कोई भी एविडेंस के रूप में, कोई भी रिकॉर्ड के रूप में इनको बुलाया नहीं जाएगा। ये क्या है, विशेष अधिकार है। तो विशेष अधिकार क्या होते हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो ये विशेष अधिकार न सिर्फ एक व्यक्ति को मिलता है, बल्कि पूरे के पूरे सदन को भी मिलता है। और सदन को देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। सदन को विशेष अधिकार होता है कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाए न बुलाए संसद के अंदर, यह विशेष अधिकार है। अपनी कार्यवाहियों को प्रकाशित करे न प्रकाशित करे, यह विशेष अधिकार है। ये सब होती है हमारे पास संसदीय विशेषाधिकार। और संसदीय विशेषाधिकार को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, वह अपने दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन कर सके। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी भी रूप में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे। और संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन हो गया तो इसको हम कहेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकारों का उल्लंघन। ये होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकारों का हनन। और यदि किसी ने आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया, विशेषाधिकारों का हनन किया, तो उस दशा में अंतिम अधिकार होता है पीठासीन अधिकारी का। और ये जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा में कौन होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा में सभापति होता है। और ये पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, एक आयोग जो कि जांच के रूप में होगा, एक जांच आयोग का गठन कर देगा। और जब जांच आयोग का गठन कर देगा तो लोकसभा में जांच आयोग में मेंबर होते हैं 15 और राज्यसभा में जांच आयोग में मेंबर होते हैं 10। और ये लोग मिलकर क्या करेंगे, एक कमेटी का निर्माण करेंगे। और कमेटी का निर्माण करने के बाद से देखा जाएगा कि किस व्यक्ति ने सांसद सदस्यों के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है। और इस दशा में उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने तो नहीं लाया जाएगा, संसद के सामने लाया जाएगा और संसद वहां पर उसको जेल में डालने का आदेश दे सकती है। तो विशेष अधिकारों का निर्धारण कौन करता है, तो विशेष अधिकारों का निर्धारण करता है हमेशा से पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी विशेष अधिकारों का निर्धारण करने के लिए कमेटियों का निर्माण करता है। और फिर संसद खुद एक न्यायपालिका की भूमिका में आ जाती है। संसद खुद एक न्यायपालिका की भूमिका में आ जाती है और संसद क्या करती है, उस व्यक्ति को जिसने विशेष अधिकार का उल्लंघन कर दिया है, उस व्यक्ति को जेल में डालने का आदेश जारी कर सकती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बस महत्वपूर्ण टॉपिक को नोट्स बनाइएगा, किताबों का सहारा लेकर इसको याद करने की कोशिश करिएगा। हम जो भी क्लास कर रहे हैं वो सिविल सर्विसेज के नाम पर कर रहे हैं, यूपीएससी के नाम पर कर रहे हैं, आरओ पर नाम पर कर रहे हैं, लोअर पीसीएस के नाम पर कर रहे हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाना होगा, नोट्स बनाकर रिवाइज करना होगा, तभी जाके चीज़ें आपके कमांड में होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।